नमस्कार। मैं निशा मालकोटी लतिका राय फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक नई सुबह के साथ और एक नए हौसले के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। हौसले की अगर बात की जाए तो हर कोई अपने अपने स्तर पर अपने जीवन की कठिनाइयों को पार करता हुआ आगे बढ़ रहा है। आज के इस मुश्किल समय में भी हम सब अपनी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। हौसले और मजबूत इरादों की बात की जाए और बच्चों का जिक्र ना हो तो बात अधूरी सी लगती है। बच्चे आजाद परिंदों की तरह होते हैं जो एक बार अपने इरादों की उड़ान पकड़ते हैं तो मंजिल पर पहुंचकर ही दम भरते हैं। कुछ ऐसा ही किसी जमाने में हुआ करता था। आजकल की भागदौड़ के साथ बच्चों की उड़ान को हमने बांध सा दिया है। क्यों? क्योंकि समय कम है। इसी चर्चा से संबंधित और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित अपने विचारों को हमसे साझा करने आ रहे हैं हमारे आज के पहले दो स्पीकर। आप हैं डॉक्टर शेखर शेषाद्री एंड डॉक्टर शीला रामास्वामी। आप दोनों ही मनोचिकित्सक हैं और प्रोफेसर हैं चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकियाट्री डिपार्टमेंट और वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट निमहैंस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज बेंगलोर। डॉक्टर शेषाद्री जाने जाते हैं अपने रिसर्च वर्क इन लाइफ स्किल्स ट्रेनिंग, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज, वुमेन्स मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज के लिए। ये एक उम्दा लेखक, कलाकार व संगीतकार भी हैं। इसी खूबी की वजह से आप बहुत सी क्रिएटिव मेथोडोलॉजीज प्रयोग करते हैं चाइल्ड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन के लिए। डॉक्टर शीला के एरिया ऑफ वर्क की बात करूं तो माता और बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण एवं खाद्य सुरक्षा के साथ साथ चाइल्ड मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन टू पॉलिसी एंड एडवोकेसी एंगेजमेंट इन द इम्प्लीमेंट ऑफ पॉक्सो एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। शीला को ज्यादातर उन बच्चों को इंटरवेंशन देने में खुशी मिलती है जो किसी प्रकार के ट्रॉमा, सेक्सुअल अब्यूज, अडॉप्शन या फिर रेंज ऑफ इमोशनल, बिहेवियरल एंड डेवलपमेंटल इश्यूज से गुजर रहे होते हैं। इनकी विशेष रुचि टू मेकिंग डेवलपिंग टूल्स एंड इंटरवेंशन मटेरियल फॉर असेसमेंट एंड इंटरवेंशन विद चिल्ड्रन है। अब मैं वेलकम करना चाहूंगी डॉक्टर शेखर शेषाद्री एंड डॉक्टर शीला रामास्वामी का, पर उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि कृपया अपने माइक को म्यूट पर रखें और सत्र से संबंधित यदि आपके कोई प्रश्न हो तो उसे चैट बॉक्स में डालें ताकि अंत में उनका उत्तर दिया जा सके। तो वेलकम टू डॉक्टर शेखर शेषाद्री एंड डॉक्टर शीला रामास्वामी। नाउ माइक ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद। सबको संवाद की तरफ से सादर प्रणाम और शुभ प्रभात। संवाद जिसका आप बोर्ड हमारे पीछे देख रहे हैं, ये एक राष्ट्रीय पहल और एकीकृत संसाधन है बाल संरक्षण, मानसिक स्वास्थ्य और मनोसामाजिक देखभाल के लिए, जो केंद्र सरकार महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हम निमहैंस संस्था में चला रहे हैं। शीला जी संवाद पहल की टेक्निकल और ऑपरेशनल लीड है। आज का ये पहला सत्र जो है, इसमें हम संरक्षण और दिव्यांग स्थिति में रिश्ता क्या है, इसका मैं एक आधार दे दूं, उसके बाद इसकी गहराइयां और इसकी सूक्ष्मता में शीला जी आपको ले जाएंगी। देखिए, बच्चा चाहे 6 साल का हो, चाहे 12 साल का, चाहे 16 साल का, हर बच्चे को जीवन कौशल्य विकास से संबंधित गतिविधियां आवश्यक है। लेकिन अगर कोई स्पेशल नीड्स बच्चा है तो जीवन कौशल्य से जुड़ी हुए मुद्दे और बाल संरक्षण के मुद्दे जो हैं, आम बच्चों से कई गुना ज्यादा आवश्यक है। लेकिन इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता क्योंकि हम लोग डेवलपमेंटल इंटरवेंशंस और एजुकेशनल इंटरवेंशंस पे इतना ध्यान देते हैं, तो इन स्पेशल नीड्स बच्चों की व्यक्तित्व जो है, इनकी शख्सियत, देयर आइडेंटिटी एंड देयर सेफ्टी एंड देयर पर्सनहुड, उस पे हम किस तरीके से ध्यान दें, खास करके जब सेफ्टी और रिस्क की बात होती है।
इस इंट्रोडक्शन को देते हुए अब मैं शीला जी से गुजारिश करूंगा कि दिव्यांग स्थिति और बाल संरक्षण का संदर्भ क्या है और किस किस प्रसंग और किस संदर्भ में इस रिश्ते को हम पहचाने। शीला जी। तो आप सब बहुत ही अनुभवी हैं इन बच्चों के साथ काम करते हुए, तो शायद ये विषय अक्सर आपके सामने आते हैं और आपको मालूम है, फिर भी हम इसको हाईलाइट करना चाहते हैं और दोहराना चाहते हैं दोबारा कि दिव्यांग बच्चे क्यों एट रिस्क बच्चे भी हैं, क्यों चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्क उतना ज्यादा है इन बच्चों में। अगर हम दैहिक दौर्जन्य लें, पहले ये बात लेते हैं, दैहिक दौर्जन्य क्यों बहुत कॉमन है दिव्यांग बच्चों के साथ। एक, क्योंकि उनके दुर्बलता, उनके जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज हैं, बुद्धिमांद्य हैं या उनमें कोई फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, जिसके वजह से बच्चे कई चीजें कर नहीं पाते हैं और इसके वजह से उनके अभिभावक हो या और लोग हो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और काफी टाइम फिर दैहिक दौर्जन्य करते हैं इन बच्चों का। एक और वजह भी है, दिव्यांग बच्चों का कई तरह के बिहेवियर प्रॉब्लम्स होते हैं, व्यावहारिक समस्याएं होते हैं, जैसे लोगों से ठीक से नहीं बात करना या बहुत मतलब गुस्सा करना, गुस्सा दिखाना कई तरीके से, जैसे कि टेम्पर टैंट्रम्स हो या डिसोबीडियंट होना, यानी कि जो काम हम चाहते हैं उनसे कि वो करें वो नहीं करें। एक्चुअली ये सब उनके डिसेबिलिटी का एक लक्ष्य है, डिसेबिलिटी का परिणाम है। लेकिन पता नहीं क्यों हम अपेक्षा करते हैं इन बच्चों से कि जो भी हो, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों ऐसे व्यवहार करते हैं। और ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये बच्चे इस तरीके से व्यवहार क्यों करते हैं और ये एक्चुअली डिसेबिलिटी का एक परिणाम है। लेकिन फिर भी हम इन बच्चों को मारते हैं या अलग अलग तरीके से दैहिक दौर्जन्य होता है इन बच्चों का। उदाहरण आप बच्चों के संस्था में देखिए, भारत में डिसेबिलिटी बच्चों के संस्था सबसे मतलब जो वल्नरेबल है यही बच्चे हैं, क्योंकि उनका कोई आवाज नहीं है और वो कोई आवाज नहीं उठा सकते हैं उनके ट्रीटमेंट के बारे में। और वहाँ इनफैक्ट डॉक्टर शेखर कई बार कहते हैं कि उन बच्चों को उन संस्थाओं में कैसे मतलब ट्रीट किया जाता है जब वो खाना नहीं खाते हैं या व्यावहारिक समस्याएं होते हैं, तो उन बच्चों को मारते हैं। और जब हम पूछते हैं अभिभावकों से कि क्यों मार रहे हैं बच्चे को, तो वो कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि अरे लेकिन उनको तो कुछ मालूम नहीं होता है। ये बहुत ही एक स्ट्रेंज पोजीशन। दो सवाल उठते हैं, एक कि अगर उनको मालूम नहीं होता है तो फिर हम क्यों उनको मारते हैं, उसका फायदा क्या है, क्या परिवर्तन लाएगा। अ, इसका मतलब है कि हम सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा निकाल रहे हैं उन बच्चों पे जो बहुत ही दुर्बल हैं। दूसरी बात ये है कि तीव्र अति तीव्र लेवल पे बुद्धिमांद्यता हो तो भी क्या इन बच्चों का कोई फीलिंग या सेंशियंस जो कहते हैं, एक सेंसेशन जो है कि क्या इनमें बिल्कुल नहीं है, क्या हम समझते हैं कि उनको कुछ भी नहीं फीलिंग होता है या समझ आता है। तो ये कुछ सवाल है दैहिक दौर्जन्य के संदर्भ में। अगर लैंगिक दौर्जन्य के बात पे आए हम, ये बच्चे काफी वल्नरेबल होते हैं कई कारण के लिए, बिल्कुल छोटे बच्चे के जैसे, जैसे प्री स्कूलर्स जो हैं, 2-3 साल के बच्चे जो होते हैं, बिल्कुल उन्हीं के तरह। क्योंकि उनका विकास ऐसा कुछ है कि वो कई दिव्यांग बच्चे जो हैं, खास करके जिनका स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी है या बुद्धिमांद्यता है, वो
बोल नहीं पाते हैं, तो क्योंकि उनका वर्बल एबिलिटीज काफी लो है, लोग उनके फायदा उठाते हैं। इनफैक्ट कुछ साल पहले हम ऐसे एक स्कूल में काम कर रहे थे, और जब हमने बच्चों के साथ काम किया, आप विश्वास नहीं करेंगे कि कितने वहाँ के बच्चे जो या तो दृष्टिहीन थे या माइल्ड लेवल के इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या बुद्धिमांद्यता के प्रॉब्लम था, या स्पीच और लैंग्वेज प्रॉब्लम था, खास करके बहुत सारे बच्चे ने इंडिकेट किया कि घर में उनके साथ लैंगिक दौर्जन्य हो रहा था। तो क्योंकि ये बच्चे बोल नहीं पाते हैं, तो लोगों को लगता है कि अरे ये क्या बोल पाएंगे, किसी को बता नहीं पाएंगे, रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और वैसे ही छोटे बच्चे या बच्चे इन जनरल के साथ लैंगिक दौर्जन्य क्यों होता है? क्योंकि वो बोल नहीं पाएंगे, या लोग उनका विश्वास नहीं करेंगे, बोलेंगे कि वैसे ही कहानियां बना रहे हैं ये बच्चे। तो इस वजह से अगर मामूली बच्चे और मामूली एबिलिटी के छोटे बच्चे वल्नरेबल हैं लैंगिक दौर्जन्य का, डिसेबिलिटी वाले बच्चे उनके 1000 टाइम्स 1 मिलियन टाइम्स ज्यादा वल्नरेबल हैं और एट रिस्क हैं लैंगिक दौर्जन्य के लिए, क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं हो पाएगा। और इस संदर्भ में एक और संस्था का उदाहरण देना चाहती हूँ मैं। शायद 2 साल पहले आप सुने होंगे कि बिहार में मुजफ्फरपुर करके एक जगह है, और वहाँ एक बच्चों के संस्था में एक बड़ा लैंगिक दौर्जन्य का कांड हुआ था। 40-45 बच्चे थे, और उनमें से ऑलमोस्ट 20 बच्चे से थोड़े से कम सारे दिव्यांग बच्चे थे। अलग अलग तरीके के डिसेबिलिटीज थे उन बच्चे में, ऑटिज्म से लेकर के सिवियर और प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बुद्धिमांद्यता के प्रॉब्लम्स में। और उन बच्चों का मतलब इतना ज्यादा अब्यूज किया गया था कि उनके डेवलपमेंटल इश्यूज में ये नजर आ रही थी जब हमने असेसमेंट करने गए थे। लेकिन ये बच्चे जो थे बिल्कुल एविडेंस नहीं दे पाए, क्योंकि वो बोल नहीं सकते थे। और लेकिन दूसरे बच्चे जो थे, जो दिव्यांग नहीं थे, काफी कुछ बताया कि इन बच्चों के साथ क्या किया जाता था, क्योंकि ये चल नहीं सकते थे, बात नहीं कर सकते थे, कुछ नहीं कर सकते थे। तो ऐसा भी होता है कि इन बच्चों के साथ फायदा उठाया जाता है। और आपको शायद मालूम है कि बहुत सारे बच्चों के संस्था में, खास करके सिर्फ संस्था में नहीं, ये घरों में भी होता है, स्कूल में होता है। हमारे ओपीडी में मुझे याद है कि एक केस आया था एक दृष्टिहीन बच्चे का, जो एक हॉस्टल में रह रहा था। बिल्कुल बुद्धिमांद्यता का कोई समस्या नहीं था, लेकिन ये विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा था जो एक रेजिडेंशियल ब्लाइंड स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। और वहां उसका कैसे अभिभावक और टीचर से लैंगिक दौर्जन्य हो रहा था। तो देश में अलग अलग संस्थाओं में, इनफैक्ट मुजफ्फरपुर कांड के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर गया कि हर बच्चों का संस्था जो है उसका जांच किया जाए और एक अकाउंटेबिलिटी का रिपोर्ट बनाया जाए, तब बहुत सारे मतलब ऐसे केसेस निकल आए, खास करके डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस में। मध्य प्रदेश में निकल आया, आंध्र प्रदेश में निकल आया। ये सब स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी बच्चों के संस्थाओं थे, या अलग अलग तरीके के डिसेबिलिटी के संस्थाओं में। तो इस संदर्भ में ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम ऐसे बच्चों के साथ काम करें, एक बात तो ये है कि हमेशा अलर्ट रहें कि इनमें जब इमोशनल या बिहेवियरल चेंजेस आते हैं, भावनात्मक और व्यावहारिक चेंजेस आते हैं, तो हम उनको काफी समय हम मतलब ऐसे समझते हैं कि हाँ हाँ ये तो दिव्यांग बच्चा है ना, डिसेबिलिटी है, तो ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन इन बच्चों का भी एक कहानी है, एक अनुभव है,
और बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि ये बिहेवियरल चेंजेस या समस्याएं कहाँ से आ रहे हैं। क्या ये डिसेबिलिटी का परिणाम है या दौर्जन्य और अलग अनुभवों का परिणाम है। तो असेसमेंट और इवैल्यूएशन में, इंटरवेंशन में हमेशा ये प्रोटेक्शन, सुरक्षण का एंगल जो है हम इसके बारे में अलर्ट रहें। इतना कहते हुए आपको एक ढांचा मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। इस ढांचे को आप ध्यान में रखें तो काम में बहुत सुविधा होगी आपको। तो सबसे पहले अगर हम स्पेशल नीड्स की बात करें और एक तरफ हम ये देखें कि अगर स्पेशल नीड्स को हम बाल अधिकार के दृष्टिकोण से देखें तो हम हमेशा जो है कभी कभी राइट्स वायोलेशन की बात करते हैं, लेकिन देयर इज समथिंग नोन एज राइट्स एनेबलमेंट ऑल्सो। अब आरटीई राइट्स एनेबलमेंट का एक उदाहरण है, लेकिन दिव्यांग बच्चों के साथ जब सुरक्षण के बारे में, जीवन कौशल्य के बारे में, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में और स्पेशल तरीके जो हैं उनके अनुभव जो है, ताकि वो अलग तरीके से अपने अनुभव, खास करके अंदरूनी अनुभव को व्यक्त कर पाए, चाहे वो चित्र के द्वारा हो, तो ये एनेबलिंग प्रोसेसेस और एनेबलिंग प्रक्रियाएं हो जाती हैं। एक चौखट पर इस तरफ है, जब हम रिस्क की बात करते हैं, एक तो बात हो गई कि चाहे ये शोषण का हो, अत्याचार का हो या दौर्जन्य का हो, लेकिन जब बच्चों की विकास से संबंधित आवश्यकताओं को हम नहीं पहचानते, ये भी एक चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्क हो जाता है, अनमेट डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। और इस संकल्पना को कंप्लीट करने के लिए जब हम इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की बात करते हैं और साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं, और इन सब को हम देखें कि साथियों ये कोविड का जमाना है और साथ साथ पिछले साल ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी आ चुकी है, तो हमारे काम में इस चौखट को हम ध्यान पे रखें तो आपके काम में बहुत सुविधा होगी, खासकर कि जब आप दिव्यांग स्थिति और बाल संरक्षण के बीच में रिश्ता जो है, और जो बातें शीला जी ने कही हैं, मुजफ्फरपुर कांड में हमारे साथ चुनौती यही थी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने केस को बिहार पुलिस से वापस लेके सीबीआई को सौंपा और सीबीआई ने हमसे गुजारिश की कि एविडेंस गैदरिंग में हम उनकी मदद करें, तो जो बच्चे बोल नहीं पाते थे या जिनमें मंदता थी मामूली या मध्यम या तीव्र लेवल की, उनसे हम एविडेंस कैसे लें, उसमें चुनौतियां क्या हैं। और कोई बच्चा मंद बुद्धि का नहीं है लेकिन सुन नहीं पाता, बोल नहीं पाता, उससे हम एविडेंस कैसे लेंगे। तो हमारा पात्र जो है एक चाइल्ड राइट्स और डिसेबिलिटी एडवोकेसी के संदर्भ में, खास करके अब्यूज और पॉक्सो के सिलसिले में हम किस तरीके से अपने सामर्थ्य और अपने कौशल्य को बढ़ाते हैं, ताकि कठिन अनुभव से जो ये बच्चे गुजरते हैं उसका विवरण हम कैसे लें और बिल्कुल ठोस एंड रोबस्ट एविडेंस हम कैसे प्रस्तुत करें, और साथ साथ उनके जीवन में दौर्जन्य, अत्याचार या शोषण के द्वारा जो आघात पहुंचा है उसके लिए हीलिंग इंटरवेंशंस क्या हैं, बच्चे पहचाने कैसे कि सुरक्षा का अर्थ क्या है। और एक ट्रॉमा का हम अगर लेंस लें तो व्हाट आर हीलिंग सेंटर्ड इंटरवेंशंस फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, क्या आम बच्चों के साथ हम जो करते हैं वैसा ही है या इसमें कुछ अलग और अनोखी बातें हैं। आज के सत्र में इन अनोखी बातों के बारे में गहराई से बात करने का शायद हमारे पास समय नहीं है, लेकिन लतिका रॉय फाउंडेशन के साथ और आप लोगों के साथ भविष्य में इस मुद्दे के बारे में बात करने का अगर हमें सौभाग्य प्राप्त हो तो हमारे लिए बहुत खुशी होगी और गर्व होगा
कि इस चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। इतना कहते हुए हमारे पास कुछ समय बाकी है, करीब 7-8 मिनट, और शीला जी कुछ आखिरी विचार आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हैं। उसके बाद कोई ऐसा प्रश्न हो जो आप हमसे पूछना चाहें, या तो हैंड्स रेज का आप ऑप्शन यूज कर सकते हैं, और आपके को होस्ट जो है वहां या तो आपको एनेबल करेंगे, या आप प्रश्न चैट पे डाल सकते हैं। हमें खुशी होगी जवाब देने के लिए। शीला? एक और बात थी दुर्बलता के बारे में, यानी कि दौर्जन्य के रिस्क के बारे में, लैंगिक दौर्जन्य खास करके इन बच्चों में, क्योंकि खास करके बुद्धिमान बच्चे जो होते हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनमें है, आपको तो मालूम ही है कि इनके सोशल स्किल्स के काफी प्रॉब्लम होते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जो सभी लोगों से बातें करते हैं, उन्हें सुरक्षण के बारे में मालूम नहीं है, अनजाने लोगों से बातें करते हैं, और यही उनके माँ बाप के भी कंप्लेंट होता है कि जो भी आए उनके साथ चले जाते हैं। तो ये एक और कारण हुआ, यानी कि लैक ऑफ रिपोर्टिंग, लोअर स्पीच एबिलिटीज जो है, स्पीच और लैंग्वेज के प्रॉब्लम एक कारण है उनके दुर्बलता के लिए। लेकिन दूसरा कारण ये भी है कि ये बच्चे डेंजर या सुरक्षितता के विषय पहचान नहीं पाते हैं, और फिर कोई आ गया, खिलौना दे दिया, टॉफी दे दिया, चॉकलेट दे दिया, तो ये बच्चे उनके साथ आसानी से चले जाते हैं। ऐसे बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो माइल्ड मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लेवल पे हैं। तो ये एक और चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है माइंड में रखने के लिए। और इस संदर्भ में हम आपके साथ हमारे एक्टिविटी बुक शेयर करेंगे। कैन यू शेयर उसका लिंक? हमने एक छोटा सा एक्टिविटी बुक बनाया है प्री स्कूलर्स के लिए और डिसेबिलिटी के बच्चों के लिए, कि कैसे उनको उनके साथ काम करें, उनको मतलब सेफ्टी स्किल्स के साथ इक्विप करें। तो वी वुड ऑल्सो बी वेरी हैप्पी अगर आपने इस एक्टिविटी बुक को मतलब ट्राई किया, और अगर आपसे कुछ फीडबैक आया, क्योंकि आपके पास शायद कई ज्यादा मेथडोलॉजीज हैं जो हम ऐड कर सकते हैं उस किताब में, या आप कह सकते हैं कि इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों के साथ कर सकते हैं। तो वी वुड बी वेरी हैप्पी इफ लतिका रॉय फाउंडेशन tries these activities out and gives us some feedback, and we can redo the book based on some of your input, in fact. तो पहला प्रश्न जो है वो जो के द्वारा आया है, जो ये कह रही हैं कि संस्थाओं में ये बहुत ही आवश्यक है कि वहाँ रेगुलर इंस्पेक्शन वगैरह हो। ये भी कहती हैं कि 27 सालों में जैसे आपके संस्था में इस तरह का इंस्पेक्शन नहीं हुआ है, और हमें मालूम है कि ऑलमोस्ट 80-90% अत्याचार और शोषण जो होता है वो घरों में और परिचित लोगों के साथ ही होता है। तो प्रश्न ये है कि एक समाज होने के नाते परिवार के अंदर जो शोषण होता है उसके साथ हम कैसे डील करें। When the enemy is inside, if the enemy is an outsider, it's very easy to feel that anger. तो जो संदर्भ उठा रही है ये काफी जटिल संदर्भ है, बिकॉज सो बिटवीन इंटेग्रिटी ऑफ द फैमिली, और खास करके जो एब्यूजर है वो सोल अर्निंग मेंबर है उस परिवार का, सो बिटवीन the sustenance of the family on the one hand and the risk of continued abuse of the child, ये बैलेंस जो है हमारे लिए the issue is quite clear. हम हमेशा रेवरेंड डेस्मंड टूटू ने जो कहा था कि when an elephant has its foot on the tail of a mouse and you call yourself neutral, the mouse will not appreciate your neutrality. हाथी का पैर एक चूहे के पूंछ में हो और आप अपने आप को निष्पक्ष कहें तो चूहा आपकी निष्पक्षता को सराहेगा नहीं।
I think that the safety of the child is a non-negotiable principle. इतना कहते हुए फैमिली में जब विषय होता है, हम लोग हमेशा वी सर्च फॉर एन एलाई. कोई और ऐसा है, नाना नानी दादा दादी या कोई ऐसे चाचा जो सेंसिटिव है, सो दैट बच्चों को हम सुरक्षित रखें जब तक कि और गतिविधियां चलती हैं. तो वी लुक फॉर एन एलाई. और फिर अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे फैमिलीज में 2-3 लोगों को मालूम होता है कि ये मुद्दा चल रहा है. It's and sometimes it goes under the oxymoron of an open secret. सबको मालूम है लेकिन सब so we also call it as the culture of denial and the conspiracy of silence. तो सन्नाटा जो है इसके बारे में, that so these are some of the processes that तो also हमारा requesting Aurobind to put the institution guidelines for inspection. हम ये भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, कुछ गाइडलाइंस हमने डेवलप किया था जब सरकार ने रिक्वेस्ट किया था कि इंस्टीट्यूशंस में, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस या संस्था में कैसे हम दौर्जन्य को पहचाने. तो ये कुछ गाइडलाइंस है जो आपसे शेयर करना चाहेंगे. एंड जो दिस इज ऑल्सो अ पोटेंशियल एरिया फॉर वर्क, खास करके डिसेबिलिटी के संस्था में और अर्ली चाइल्डहुड संस्था में. कैसे हम, बिकॉज ये बच्चे तो बोल नहीं पाते हैं, तो कैसे हम इन संस्थाओं में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं या इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि अगर दौर्जन्य हो रहा है तो हम पहचान पाए. तो इंडिकेटर्स जो है, संकेत जो है, इसका भी हमने इस लिंक पे शेयर किया है. तो अवश्य हमने जो लिंक्स भेजा है उसका उपयोग कीजिएगा, उसको शेयर कीजिएगा. हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी मटेरियल्स हमने तैयार किया है, ये हमने बांटने के लिए तैयार किया है. हम लोग कॉपीराइट पे बिलीव नहीं करते हैं, हम लोग कॉपी लेफ्ट पे बिलीव करते हैं. तो प्लीज यूज इट एंड शेयर इट अलोंग. देयर इज अनदर क्वेश्चन, शीला. बहुत लोग कह रहे हैं वेरी राइटली कि भावनात्मक दौर्जन्य है जो है काफी होता है मामूली बच्चों के साथ और ऑफ कोर्स दिव्यांग बच्चों के साथ. जी बिल्कुल ये सही है. इनफैक्ट सबसे हमारे हाइपोथेसिस ऐसा कुछ है कि सबसे कॉमन या फ्रीक्वेंटली अकरिंग दौर्जन्य जो है ये भावनात्मक दौर्जन्य है. हमें कभी कभी एहसास भी नहीं है कि हम बच्चों से क्या क्या कह देते हैं, गुस्से में कह देते हैं, फ्रस्ट्रेशन में कहते हैं. So it is very true that it's high and highly possible that emotional abuse is more common than even physical and sexual abuse. इसका मैं तुरंत एक छोटा सा उदाहरण देता हूं. ये बच्चों के बारे में, दिव्यांग बच्चों के बारे में नहीं. See, emotional abuse is not recognized. I'm aware that we don't have much time, so I'll say it fast. बच्चा रिपोर्ट कार्ड ले जाता है, अपने पिता को दिखाता है या माता को दिखाता है. The parents looks at the report card, looks at the child, looks at the report card, looks at the child, looks at the report card, looks at the child, and shakes his head. Nothing is said, but a lot is said. Looks at the report card, looks at the child, and says, "Kab sudhroge?" Looks at the report card, looks at the child, says, "Kabhi nahi sudhroge." Looks at the report card, looks at the child, and "Nikamme ho tum, bawarchi banoge." As though there is no dignity in being a cook. Looks at the report card, looks at the child, saying, "Why are children like you born?" So you see the range by which, in our own frustration and expectations and the so-called investment we have in the child, हम काफी चीजें कह जाते हैं, हमें एहसास नहीं होता कि इसका प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों के जहन पे और उनके मानसिकता पे. So these are all issues one needs to keep in mind. And children with mild disability have sentience. उनमें समझ है, वो समझते हैं. जब आप लोग कटाक्ष बोलेंगे तो वो समझते हैं. That so we need to keep these issues in mind. We'll just take the last two questions quickly with a very brief response. One question is, कभी-कभी जब दिव्यांग बच्चे को कोई अब्यूज कर रहा है फैमिली में और फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, हाउ डू वी हेल्प देम?
और एक रिलेटेड क्वेश्चन है शिवानी जी का कि डू वी रेस्क्यू सच चिल्ड्रन हु फेस सच अब्यूज? These are very complex situations. Number one, what is the nature of the disability of the child कि बोल नहीं पा रहा है? Is this मतलब तीव्र अति तीव्र लेवल पे है, बुद्धिमांद्यता, ऐसे कुछ सिचुएशन है? Then how do we know what is the evidence that the child is being abused within the family? हमें कैसे मालूम है? The other thing is अगर बच्चा सिर्फ दृष्टिहीन है या स्पीच एंड लैंग्वेज प्रॉब्लम है या और बुद्धिमांद्यता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्या हम बच्चे के साथ बात कर सकते हैं या कम्युनिकेट कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि बच्चा का पोजीशन या दृष्टिकोण क्या है? So these are some preliminary things we can look at before we make our decisions or to feed into our decisions. Our last resort, and we have used this resort kabhi kabhi, is your child welfare committee. हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे शायद आपको मालूम है, बाल कल्याण कमेटी जो है, आप वहां रिपोर्ट कर सकते हैं, और क्योंकि वो एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, वो बच्चे और फैमिली को बुला के डिसीजन ले सकते हैं, बच्चा का प्लेसमेंट करवा सकते हैं, इंक्वायरी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत, ये यूजुअली हम लास्ट रिजॉर्ट में जाते हैं। मतलब ये नहीं कह रही हूँ कि उनके पास नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन एक रियलिटी भी है हमारे देश में कि ये बाल कल्याण समिति जो है, उनके स्किल्स, उनके कौशल्य, खास करके दिव्यांग बच्चों के साथ काम करने के लिए उनके कौशल्य काफी लिमिटेड हो सकता है। तो मेन जो होंगे वो आप हैं कि बच्चे को समझना, उसका एबिलिटी समझना, संदर्भ समझना, क्या बेस्ट रहेगा इस बच्चे के लिए, बच्चा का व्यू पॉइंट क्या है अगर वो दे पाए तो, so that you facilitate the decision of the child welfare committee. नहीं तो sometimes they can initiate an inquiry and उनका decision कभी ऐसे हो सकता है कि बच्चा का प्रॉब्लम हो सकता है कि क्यों मुझे प्लेसमेंट कर दिया, क्यों मुझे फैमिली से निकाल दिया, क्योंकि कभी कभी बाल कल्याण समिति का कौशल्य ऐसा कुछ है कि अंग्रेजी में कहते हैं ना, थोड़ा बुल इन द चाइना शॉप अप्रोच, कि वो बस जाते हैं और बोलते हैं कि बच्चे को निकालो उस संदर्भ से. So is that really in the child's best interest? So how can we respond in ways that are in the child's best interest but also consider safety? Because these are related issues. And in this context, Aarti, separately, we will also send you an article that Sheila and I wrote on the deinstitutionalization debate, and should you really send the child back to a abusive environment. We wrote this in a very interesting journal called the Scottish Journal of Residential Care, Child Care. We will send you the link separately. The article was called Throwing the Baby Out with the Bathwater, and we need to keep children safe. इतना कहते हुए संवाद की तरफ से, शीला की तरफ से, आप लोग सब स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें. सबको हमारा नमस्कार. थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को. और मुझे लगता है कि ये बहुत कम समय दिया हमने आपको दिया, कम, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है. और हम आप दोनों को दोबारा बुलाएंगे अगर आप तैयार हैं. और बहुत बड़ा ऑडियंस होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरत चीज़ जो आपने कह दिया. बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you, Thank you very much. Thank you. And thank you, Dr. Sheshadri and Dr. Ramaswamy. आपने बहुत अच्छी जानकारी दी बच्चों की सुरक्षा से संबंधित. बहुत सी नई चीजें भी बताई. जैसा हम सोचते नहीं हैं एक आम जिंदगी में कि बच्चों को हम मजाक में कुछ भी कह देते हैं एज अ पेरेंट, और बच्चे उसको किस तरह से लेते हैं. लेकिन डेफिनेटली जैसे जो दीदी ने कहा कि आगे हम जरूर इस तरह से और चर्चा करेंगे और आपसे जानकारियां लेंगे. ठीक है सर. ज्ञान की इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले
निशा दीदी, आपका माइक म्यूट है। ज्ञान की इस श्रृंखला में आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा रोशनी डालना चाहूंगी हमारे पुरुष प्रधान देश में महिलाओं के स्थान की। यूं तो महिलाएं पुरुषों से कंधा मिलाकर समाज के साथ साथ चल रही हैं, परंतु पुरुषों व महिलाओं के अधिकारों का फासला अभी भी बाकी है। आज भी महिलाओं को घर से बाहर जाने से पहले पूछना पड़ता है, ऑफिस में थोड़ी देर हो जाने पर बताना पड़ता है। ये आदत गलत नहीं है, पर बात जिम्मेदारी की है। और अगर बात बराबरी की करूं तो जो अच्छी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वह फिर भी एक इज्जत भरी जिंदगी का हक रखती हैं, जिनके बारे में लोग सोचते हैं, या यूं कहूं कि जिन पर लोगों की सुरक्षा की नजर रहती है। पर उनका क्या, जिन्हें समाज में सहेज कर रखना तो दूर, उन्हें सामान्य नजर से देखना भी पसंद नहीं करती। ये महिलाएं हैं डिसेबल्ड वुमेन, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर एंड सेक्स वर्कर्स। कुछ इन्हीं तरह की महिलाओं के हक व अधिकारों की लड़ाई की एक योद्धा है हमारी अगली स्पीकर, जिनका उद्देश्य है मेक इनविजिबल वुमेन विजिबल। हमारी आज की दूसरी स्पीकर हैं रूपसा मलिक। रूपसा डायरेक्टर हैं एक एनजीओ की जिसका नाम है क्रेया, क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर एम्पावरमेंट एंड एक्शन। क्रेया के दो मिशन हैं, एक स्ट्रेंथन वुमेन्स लीडरशिप, दूसरा एडवोकेट फॉर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फ्रीडम फॉर ऑल वुमेन। और ये अपने आप में संवेदना की मिसाल। तो मैं स्वागत करती हूँ रूपसा मलिक का। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, और सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुरू करने के पहले ही मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि हिंदी वैसे मेरा पहली भाषा नहीं है, मैं बोल तो लेती हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी जितना हद से मैं हिंदी में ही बात करूँ। कभी कभी हो सकता है थोड़ा बहुत अंग्रेजी के इस्तेमाल कर लूँगी, पर अगर कोई मदद कर सकते हैं उसके मतलब हिंदी को बताने में साथ साथ, तो अच्छा रहेगा ताकि सब लोग समझ पाएंगे। दूसरी बात मैं क्षमा मतलब मांगने चाहूंगी आप सबसे कि मैं एक पीपीटी दिखाने जा रही हूँ जिसको मैं हिंदी में अनुवाद नहीं कर पाई हूँ, वो अंग्रेजी में होगा। मुझे लग रहा है कुछ कुछ लोग तो समझ लेते हैं, पर मैं वैसे बात तो हिंदी में ही करूंगी। तो मैं क्या निशा जी स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ? और मैं लतिका रॉय फाउंडेशन और जितने सारे कलीग्स हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, मुझे बुलाए हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलके, और मैं जल्दी से सेशन शुरू करती हूँ। बहुत कुछ शेयर करने का है और कोशिश करूंगी समय पे रहने के लिए, क्योंकि मुझे पता है कि आगे भी और भी सेशंस है, तो ज्यादा स्केड्यूल को मैं बिगाड़ना नहीं चाहती हूँ। तो क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ निशा जी? यस यस, थैंक यू सो मच। दिख रहा है क्या? नहीं, एक मिनट I'll just yeah. one second. सभी को दिख रहा है? जी ठीक है। तो मैं आज जो बात करने जा रही हूँ, मेरे को जो बताया गया था कि थोड़ा बहुत विकलांगता, जेंडर और यौनिकता को लेके थोड़ा बहुत आपके साथ मैं शेयर करूं। तो सबसे पहले मैं इस बात से शुरू करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विकलांगता की बात कर रहे हैं, तो मतलब एक सोचने वाली बात है। तो क्या हम किसको नॉर्मल सोचते हैं? अब आप देखते होंगे कि बहुत आसानी से हम लोग ये नॉर्मल अब नॉर्मल की बात करते रहते हैं बहुत कुछ में। ये काफी नॉर्मल है, ये ठीक नहीं है, अब नॉर्मल है। तो ये एक सोचने के लिए आप लोगों को मैं मतलब रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जब हम नॉर्मल वाली बात इस्तेमाल करते हैं, हम क्या चीज को ध्यान में रखते हुए सोचते हैं? क्या ये एज के बारे में है? क्या ये कोई जेंडर के बारे में है? क्या ये कोई एक आइडियल बॉडी या कोई शरीर के बारे में सोचते हुए हम सोच रहे हैं? तो ये एक बात है, और ये बात समझना बहुत जरूरी है
कि हमेशा हम जब ये नॉर्मल के बात करते हैं, ये नॉर्मल को डिफाइन करना उतना आसान नहीं है। और इसीलिए क्या होता है कि हम नॉर्मल को अब नॉर्मल के स्टैंडर्ड से डिफाइन करते हैं कि ये अब नॉर्मल है, इसीलिए अब नॉर्मल है कि ये विकलांग है। कुछ कुछ देश में जहाँ जैसे यहाँ इंडिया में लड़कियों को एक नजरिया से देखा जाता है, तो हमें लगता है वो मतलब जो नॉर्मल हम स्टैंडर्ड सोचते हैं वो एक पुरुष प्रधान समाज में हम टिपिकली पुरुष के साथ ही जुड़े हुए वो सोचते हैं नॉर्मलसी के बाद, और हमेशा हम महिलाएं लड़कियों के कम सोचते हैं। तो ये चीज एक समझना बहुत जरूरी है कि हम ये जो नॉर्मल अब नॉर्मल की एक सोच है, क्योंकि इसी से एक तरह से जो जितने हम ये जेंडर के नॉर्म्स के बात करते हैं कि क्या स्वाभाविक है क्या अस्वाभाविक है, हम अगर यौनिकता की बात करते हैं क्या स्वाभाविक है क्या अस्वाभाविक है, ये नॉर्मल वाली आइडिया से और अब नॉर्मल वाली आइडिया से निकल के आता है। एक चीज मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो नॉर्मल और अब नॉर्मल वाली बात है, ये खाली ये नहीं कि हम जो इंडिविजुअल्स है हमारे एक मतलब व्यक्तित्व मतलब इंडिविजुअल एक मतलब ओपिनियन है। ये नॉर्मल और अब नॉर्मल के आइडिया से बहुत ही हानिकारक चीजें निकल के आई है। और एक इसकी उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि हम लोग विकलांगता के बारे में बात कर रहे हैं, और ये है ये आइडिया ऑफ यूजेनिक्स कि इसका मतलब हिंदी में खोजने की कोशिश किया और मेरे को जो मिला वो है सुजनन विज्ञान। मतलब कि कौन सा मतलब एक समाज में हम क्या मतलब नॉर्मल चाहते हैं, कौन से शरीर कौन से टाइप के मतलब ह्यूमंस को हम नॉर्मल समझते हैं और उनको मतलब जीने का हमें लगता है हक है, और जिनको हम अब नॉर्मल या अनफिट कहते हैं उनको समझते हैं। और ये जो यूजेनिक्स है ये एक मतलब पूरा दुनिया भर में एक मतलब एक स्टेट के तरफ से एक पॉलिसी रहा है। वो कानून अभी भी आपको कहीं कहीं कुछ देशों में दिखाई देगा। और ये ज्यादातर क्या था कि ये होता था स्पेशली विकलांग लोगों के साथ, और भी बहुत सारे कम्युनिटीज के साथ यूजेनिक्स प्रैक्टिस किया गया। पर यहाँ पे मैं जो उदाहरण दे रही हूँ विकलांगता के साथ जुड़े हुए उदाहरण दे रही हूँ। एक बहुत बड़ा इसका एक वो क्या कहते हैं एक सिस्टम था कि जितने लोग विकलांग थे उनको एक तो जबरदस्ती इंस्टीट्यूशन में डाला जाता था। ये मैं 19वीं सदी की बात कर रही हूँ, पर एक तरह से मैं तो कहती हूँ अभी भी 2000 अभी रिसेंटली 2010-15 के बीच में भी बहुत सारे देश है जहाँ पे कुछ कुछ इस तरह के कानून को बदला गया है। तो आप सोचो कितने साल तक ये चलता रहा कि जो लोग विकलांगे एक तो उनको जबरदस्ती इंस्टीट्यूशन में डाल दीजिए। दूसरी बात थी कि अगर मतलब जबरदस्ती उनका स्टेरिलाइजेशन किया जाता था। हाँ, और अभी भी हम आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में भी मीडिया में ये निकल के आते हैं, या तो जो महिलाएं मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूशन में है उनका किस तरह से जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन या हिस्टेरेक्टमी हुआ है। हमारे पास बहुत ऐसे कहानी है जहाँ पे फैमिलीज में लोगों को लगता है और अभी पहले सेशन में ही हम थोड़ा बहुत बच्चे के प्रोटेक्शन के बारे में सुन रहे थे, मैंने लास्ट 5 मिनट में जुड़ा। पर आप देख सकते हो कि फैमिलीज के मन में ये रहता है कि क्या अगर कुछ हिंसा हो ये बच्चे के साथ, बच्चे बता नहीं पाएंगे, स्पेशली जिनके कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज है, साइको सोशल इश्यूज है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, तो बेटर है कि उनके प्रोटेक्शन के लिए हम उनका स्टेरिलाइजेशन करा देते हैं, हिस्टेरेक्टमी करा देते हैं। और ये सोचते हुए कि कम से कम हिंसा हो सकता है पर कम से कम प्रेग्नेंट तो नहीं होंगे। तो आप देख रहे हो एक तरह से किस तरह से हम लोग एक तो जेंडर, क्योंकि ज्यादातर ये बच्चियों के साथ ही होता है या महिलाएं के साथ होता है, दूसरी बात है कि यौनिकता के साथ जुड़े हुए हैं, तब एक तरह से कनेक्शन देख रहे हो। और ये जो यूजेनिक्स का एक सोच है और इसके तहत इतने सारे कानून बना है, पॉलिसीज बना है, इसको समझना हमें जरूरी है। तो इसका एक झलक ही मैं दे रही हूँ क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। और मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगी क्योंकि मैं कुछ देख नहीं पा रही हूँ, स्क्रीन शेयर करी हूँ, 5 मिनट या 10 मिनट मेरा टाइम खत्म होने के लिए पहले जरूर बताइएगा इंटरप्ट करके, ताकि थोड़ा हम लास्ट में रुक के थोड़ा बातचीत कर सके, लोगों का हो सकता है प्रश्न होगा। दूसरी बात जो मैं थोड़ा बहुत मतलब बताना चाह रही थी कि हम लोग किस तरह शरीर को देखते हैं।
और पुरुष के शरीर और महिला के शरीर, और ये कुछ मतलब आप सबको पता होगा कि महिला के शरीर के साथ ये एक आइडिया जुड़ा है, उसके प्रजनन और उसके बच्चे पैदा करने वाली जो कैपेसिटी है उसको ज्यादा प्रावधान दिया जाता है, जबकि पुरुष के शरीर को हम देखते हैं कि एक प्रोडक्टिव शरीर है, वो बाहर जाएगा, वो काम करेगा, वो पैसा कमाएगा। और ये जो एक आइडिया है ना, ये महिला के शरीर एक तरह से ये उनकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, उनके जो प्रजनन मतलब कैपेसिटी है उसके साथ जुड़े हुए हैं, और वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखता है किस तरह से महिला और बच्चियों का यौनिकता के बारे में हम सोचते हैं। और इसके साथ ये समझना जरूरी है कि जब वो महिला या लड़के का शरीर मतलब कोई किसी तरह का मैं एक्चुअली विकलांगता का वर्ड यूज नहीं करना चाहती हूँ, जब किसी का जन्म होता है और उनका कोई इम्पेयरमेंट होता है, शायद इसका हिंदी का शब्द क्षमता है, और थोड़ा हमें ये अलग से समझना होगा। विकलांगता का जो कॉन्सेप्ट है और क्षमता का कॉन्सेप्ट है, हम बहुत बार इसको मतलब कॉन्फ्लेट करके मतलब एक साथ एक तरह से समझते हैं, और पर दोनों चीज अलग है। और डिसेबिलिटी राइट्स के पे जिन्होंने काम किया है, विकलांगता के अधिकार में जिन्होंने काम किया है, ये बहुत कोशिश किया है कि ये दोनों चीज को अलग से समझे और अलग से इसके ऊपर काम करे। तो जिनका ये इम्पेयरमेंट के बेसिस पे, क्योंकि शरीर ऐसे मतलब नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल वाली बात जो मैंने इंट्रोड्यूस किया ये अब नॉर्मल है, और क्योंकि ये अब नॉर्मल है, इनके थ्रू शायद बच्चा होना मतलब एक हानिकारक चीज होगा, तो इसीलिए वही बात ना कि जबरदस्ती इनका स्टेरिलाइज करा दो, क्योंकि इनके बच्चे जो होंगे हो सकता है वो विकलांग पैदा होंगे, या ये जो है क्योंकि ये महिला का विकलांगता है ये अच्छी माँ नहीं बन सकती। तो आप देख रहे हो अलग अलग तरीके से एक सोच बन जाती है। ये शुरू होता है ये नॉर्मल अब नॉर्मल के आइडिया से, फिर वो जाती है कि क्या महिला के शरीर किस तरह से देखा जाता है और किसके लिए केपेबल माना जाता है, और पुरुष के शरीर किस तरह से देखा जाता है और वो क्या मतलब वैल्यू दिया जाता है, और फिर उससे धीरे धीरे फिर आप विकलांग के शरीर में अगर सोचो पुरुष के या महिला को, तो उस तरह के वैल्यू उसके साथ जुड़े जाते हैं। और फिर एक बार वो जब वैल्यू जुड़ जाते हैं तो फिर उसको हम कहते हैं अदरिंग, उसको अलग तरीके से देखते हैं, उसको अलग मानते हैं, वो हमारे तरह नहीं है, उनके लिए हमारे लिए जो हक है उनके लिए वो हक जरूरी नहीं है। और समाज में और धीरे धीरे मतलब फैमिली में समाज में बहुत बार ये समाज के सोच हम कानून में रिफ्लेक्टेड देखते हैं, पॉलिसीज में रिफ्लेक्टेड देखते हैं कि धीरे धीरे इनको अलग किया जाता है कि इनके लिए वो सब जरूरी नहीं है, क्योंकि ये हमारे से तो बिल्कुल ही अलग है, और इनके जो शरीर है इनके जिस तरह से हम समझते हैं इनके कोई वैल्यू नहीं है, तो इनको हम समाज में जोड़ना नहीं चाह रहे। तो वो जो एक्सक्लूजन की बात होती है, और ये एक्सक्लूजन से हम जो कहते हैं कलंक स्टिग्मा, एक तरह से एक स्टिग्मा बन जाती है। और ये स्टिग्मा हम अभी भी देखते हैं हमारे देश में, क्यों दुनिया भर में एक जो कलंक वाली बात है, एक स्टिग्मा वाली बात है, जो लोग विकलांग है उनके साथ वो कितना बहुत उनको मतलब फेस करना पड़ता है। ये जो एक डिसेबिलिटी स्टिग्मा हम कहते हैं, विकलांगता के साथ जो मतलब डर एक लोगों के मन में रहता है, एक रहता है कि ऐसे तो होना ही नहीं चाहिए, ये क्या जिंदगी है, ऐसे पैदा होने से तो मर जाना बेहतर है। तो ये जो एक कलंक के साथ जुड़ी है बहुत कुछ है, शर्म है, डर है, एक्सक्लूजन है। तो ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो 3-4 मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, इसके साथ फिर हमको जोड़ के ये जेंडर और सेक्सुअलिटी बात वाली बात, यौनिकता वाली बात समझना पड़ेगी। मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, ये स्लाइड्स में शेयर कर दूंगी, आप लोग थोड़ा बहुत देख सकते हो। और कोई भी अगर वो नॉर्मल वाली बात से हटके होती है, और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने दिया है कि जो लोग शादीशुदा है उनके लिए बहुत सारे हम लोग देखते हैं बेनिफिट्स है, प्रिविलेज है, समाज में उनको एक रिस्पेक्ट दिया जाता है, उनका बच्चा हो हम चाहते हैं, वो उन हमें लगता है वही लोग समाज को आगे बढ़ाएंगे। और साथ में आप देखो जो लोग समलैंगिक रिश्ते में हैं उनके साथ, या शादीशुदा नहीं है, अभी भी हाल ही में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से 2-3 इंटरेस्टिंग जजमेंट्स आए हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेके, आपको याद होगा, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, और किस तरह से हमारे जजेस भी समझते हैं जो लोग लंबे समय से लिव इन रिलेशनशिप में रहते का उनको वही हक मिलना चाहिए जो शादीशुदा लोगों को मिलना चाहिए। तब देख रहे हो ये जो क्या है, किस तरह के संबंध नॉर्मल है,
किस तरह के यौनिकता नॉर्मल है, इसके साथ बहुत सारे जुड़े हैं समाज में के अंदर किस तरह के आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है। और इतने हद तक तो ये भी है, बहुत रिसेंटली तक इंडिया में भी सेम सेक्स रिलेशंस को हम लोग एक अपाधिकरण के मतलब ढांचा में डालते थे, और अभी भी बहुत सारे देश में वही है, क्रिमिनलाइजेशन है, क्योंकि हम लोग इसको इतना बुरा मानते हैं, इतना अबनॉर्मल मानते हैं कि इसको तो कानून के तहत हमें इसको क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए, और जो लोग इस तरह के बिहेवियर और इस तरह के रिश्ते में हैं उनको हमको पनिश करना चाहिए। तो एक तरह से आप देख रहे हो, और ये तरीके के सोच ना, स्टिग्मा से जुड़े हुए, नॉर्मल से जुड़े हुए सोच, आप लोग सभी लोग विकलांगता को लेके, विकलांगता अधिकार को लेके काम करते हो, लोगों से मिलते हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से कितना एक मतलब बहुत ही इम्पैक्ट होता है कोई एक विकलांग महिला या पुरुष के जिंदगी में। दूसरी बात जो जल्दी से मैं बताना चाहूंगी कि ये जेंडर का समझ, और ये दो तरीके का समझ है, और अभी भी इसमें बहुत डिबेट और बहुत विवाद है। एक तरह का सोच है कि ये जो मेल फीमेल है ये जन्म से तय किया जाता है, ज्यादातर लिंग से जुड़े हुए हैं, और इसको आप बदल नहीं सकते हो, ये आपका डेस्टिनी है। और आप लोगों को भी पता होगा, हम सब ऐसे कहते हैं, किसी के भी कोई नए बच्चे जब जन्म होता है हम क्या पूछते हैं, क्या मेल है, फीमेल है और हेल्दी है। ये दो चीज हम जरूर पूछते हैं, पर कभी सोचते नहीं है कि पूछने के पीछे क्या सोच जुड़े हुए हैं। एक तो हेल्दी वाली, क्या 10 उंगलियां है, क्या वो 10 टोज है, वो जुड़े हुए हैं विकलांगता के साथ। ये हम समझते हैं कि एक टाइप का शरीर नॉर्मल है जिसमें ये बॉडी पार्ट्स होना चाहिए, और अगर वो नहीं है तो वो बहुत हमें जरूरी लगता है, क्या ये नॉर्मल बच्चा हुआ है। और नॉर्मल वाली वर्ड भी मुझे लगता है हम लोग यूज करते हैं। दूसरा है क्या, लड़की है या लड़का है, और ये तुरंत, जैसे कि कोई बच्चा भी जन्म होता है कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, लिंग के तहत, राइट, कि ये मेल बेबी है, ये फीमेल बेबी है। पर एक पिछले काफी सालों से, मैं कहूंगी 20-30 साल से, एक नया सोच निकल के आया है जहां पे माना जाता है कि ये जेंडर वाली बात और यौनिकता दोनों एक सामाजिक मतलब गठन है। ये नहीं कि आप जन्म से ही ऐसे मतलब जन्म लिए हैं, पर ये बदल सकता है, ये फ्लूइड हो सकता है। और आप देखोगे जैसे अभी शुरू में बताया गया, अगर आप ट्रांसजेंडर लोगों का अधिकार का वो वाला डिबेट फॉलो कर रहे हो, ये जो नया कानून बना है, हाँ, ये तीसरी जेंडर वाली बात, ये सब आप देख रहे हो कि किस तरह से ये जेंडर के, ये जो बाइनरी हम कहते हैं ना, मेल फीमेल, इसको तोड़ धीरे धीरे लोगों ने समझ बना के इसको तोड़ने की कोशिश किए हैं। पर ये इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मजबूती तर पे हमारे समाज में ये एकदम मतलब क्या कहते हैं, डीपली रूटेड है, और इसीलिए ये समझ को तोड़ना मुश्किल है, पर ये फर्क को समझना हमें बहुत जरूरी है। और स्पेशली हम लोग जो अधिकार को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके काम करते हैं, हम ये बिलीव के साथ काम करते हैं कि ये जो जेंडर वाली बात है, सेक्सुअलिटी वाली बात है, ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। मैं थोड़ा आगे बढ़ जाती हूँ, थोड़ा बहुत इस पे मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। मैं थोड़ा बहुत यौनिकता को थोड़ा अनपैक करने की कोशिश करती हूँ। ज्यादातर अगर आप किसी से भी पूछोगे यौनिकता क्या है, आप देखोगे, और हो सकता है आप लोगों को भी ये सोच रहा होगा कि ये तुरंत हम एक सेक्सुअल एक्ट या लिंग या बॉडी पार्ट्स के साथ जोड़ लेते हैं। हमारा समझ उस तरह से एक सीमित समझ है, और इसलिए सेक्सुअलिटी वाला शब्द भी लोग बहुत खिचखिचा के यूज करते हैं, क्योंकि उनको लगता है तुरंत ये कुछ खराब शब्द है, ये कुछ सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के बारे में बात कर रहा है, और ये ठीक बात नहीं है। जबकि इसका भी परिभाषा पिछले काफी साल में इवॉल्व हुआ है, और सेक्स यौनिकता का हम अभी मानते हैं कि एक एक कंपोनेंट इसका जरूर ये सेक्सुअल एक्ट या उस तरह से लिंग से जुड़े हुए है, पर ये और भी एक मतलब इट्स अ मच वाइडर कॉन्सेप्ट, जहाँ पे हम आइडेंटिटीज की बात करते हैं, हम कुछ तरह के अलग अलग बिहेवियर्स के बात करते हैं, हाँ, कुछ अपने बारे में किस तरह से मैं सोचती हूँ, अपने शरीर के बारे में किस तरह से मैं प्रकाश करती हूँ, अपने मतलब क्या मुझे प्लेजर देता है, क्या मैं किस तरह से एक्सप्रेस करना चाहती हूँ। तो इसको हमको और ब्रॉडली समझना होगा यौनिकता को, और
क्योंकि यौनिकता का समझ काफी मतलब लिमिटेड रहा है और समाज में एक तरह से ये यौनिकता वाली बात बहुत एक मतलब शेम के लेंस से, एक मतलब खराब बात के लेंस से दिखा गया है। इसलिए जो मतलब मतलब हम अगर कोई मतलब कोई नॉर्म्स के बारे में बात करता है तो काफी टाइम ये जो यौनिकता का समझ हम बहुत एक नेगेटिव तरह से सोचते हैं, इसको हम हिंसा से जुड़े हुए सोचते हैं, इसको हम कुछ जो नॉर्मल चीज नहीं है उससे हम जुड़े हुए सोचते हैं। हम सोचते हैं कि ये हमारे सामाजिक मतलब क्या कहते हैं सामाजिक तौर पे ये सही चीज नहीं है, क्योंकि सामाजिक जो मतलब नॉर्म्स है, जो सोशल नॉर्म्स है, इसके मतलब डेफिनेशन में हम सेक्सुअलिटी को थोड़ा बाहर करके रखते हैं। और इसलिए क्योंकि हम सोचते हैं कि ये वाली बात को अगर हम ज्यादा खोल के बात करें तो बहुत सारी चीजें खराब चीजें होने लगेंगे ना, तो एक मतलब एक खराब एक नेगेटिव काइंड ऑफ लेंस से हम यौनिकता को ज्यादातर समझते हैं और उसके बारे में सोचते हैं। और पर इसका बहुत ज्यादा हमारे मतलब अपनी जिंदगी के साथ, हर लोग के जिंदगी के साथ इसका बहुत एक गहराई का जुड़ाव है। और मैं थोड़ा और आगे बढ़ते जाती हूँ, तो अगर आप विकलांग लोगों के यौनिकता के बारे में सोचते हैं और आप सब ये सब जानते होंगे, मैं दोबारा दोहरा रही हूँ, एक तो है कि कोई भी विकलांग हो तो वो बहुत ही मतलब हमेशा जिंदगी भर उसको हम एक बच्चे जैसे ट्रीट करते रहते हैं कि उनका मतलब उनका तो कोई कैपेसिटी नहीं है अपने लिए कुछ तैयार करना, उनका ना समझ है, उनको हमें देखभाल करता है, देखभाल करना पड़ता है, उनका क्या सुने। हाँ, और एक मतलब जिंदगी भर वो एक बच्चा ही रह जाता है। दूसरा एक बहुत गहराई से मतलब हमारा एक मतलब डीप रूटेड बिलीव है कि इनका तो कोई मतलब यौनिकता का मतलब उस तरह का प्रकाश हो ही नहीं सकता है, ये सेक्सुअल है। हाँ, क्योंकि ये बच्चे जैसे है तो इनका यौनिकता का क्या बात करेंगे, कोई मतलब जरूरत ही नहीं है। ये मतलब आप ज्यादातर अगर हम कभी भी डिसेबिलिटी, और क्योंकि क्रिया में हम लोगों ने 20 साल से ये काम किया है, सबसे पहले लोगों का एक आश्चर्य का मतलब एक सरप्राइज का शक्ल, सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी ये क्या है, मतलब क्या जरूरत है। और कोई जरूरत ही नहीं है। और तीसरी एक समझ है, जो लोग मेंटल हेल्थ साइको सोशल डिसेबिलिटी ये सब में काम करते हैं वो लोग आपको बताएंगे कि एक और बिलीफ है कि क्योंकि इनका इस तरह का डिसेबिलिटी, कुछ तरीके का डिसेबिलिटी के साथ ये हाइपर सेक्सुअल वाला समझ भी बन जाता है, ये अनकंट्रोल्ड इनका सेक्सुअलिटी, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जो ज्यादातर जैसे कि महिलाएं जो इंस्टीट्यूशन में होता है, आप देखोगे हेविली मेडिकेशन होता है, ये होता है ताकि उनका ये जो पर्वर्स वाला सेक्सुअलिटी है ना, कि वो बस ऐसे ही स्पॉन्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं, कोई कंट्रोल नहीं है, कभी भी मास्टरबेशन कर रहे हैं, तो इसको हमको कंट्रोल करना है, ये बहुत एक पर्वर्स तरीके का चीज है, ये गलत है और इसको हमें बिल्कुल मतलब दबा के रखना है। और ये जो तीन समझ है मतलब जिन जो लोग विकलांग है और उनके यौनिकता के बारे में आप देखोगे ये अलग अलग रूप लेता है जब हम कोई विकलांग पुरुष के बारे में सोचते हैं और जब हम कोई विकलांग महिला के बारे में सोचते हैं। हाँ, और वो रूप अलग अलग रूप होता है, क्योंकि मैं शुरू नहीं बताया कि कुछ हमारे जेंडर नॉर्म्स है और जेंडर नॉर्म्स से जुड़े हुए कुछ नॉर्म्स सेक्सुअल नॉर्म्स भी है, जिसके तहत हम मानते हैं कि पुरुष का इस तरह होना चाहिए, ये नॉर्मल है, और महिला को इस तरह होना चाहिए, ये नॉर्मल है। और इसके थ्रू फिर जब हम ये सब फिर वो ट्रांसमिट होता है, तो ये एक समझना बहुत जरूरी है। और एक बार जब ये समझ हमारे अंदर एकदम बैठ जाता है ना, फिर हम उसके ऊपर ना काम करते ना उसके बारे में सोचते हैं, और जिन लोगों के साथ हम काम करते हैं उधर भी हमें ये कोई मतलब कोई इम्पोर्टेंस नहीं हम देते हैं। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे ये सब चीजें मतलब एड्रेस ही किया नहीं जाता है, और आप देखोगे इसके वजह से बहुत सारे अलग अलग टाइप का प्रैक्टिसेस होता है फैमिलीज के अंदर। कुछ कुछ कानून बन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, जैसे ये लीगल कैपेसिटी वाली बात है, हम कितने सारे कानून में बिल्कुल ही, क्योंकि हम मानते ही नहीं है कि जो लोग विकलांग है, स्पेशली कुछ तरह के विकलांगता जो जिनको है, उनके पास वो कैपेसिटी नहीं है अपने शरीर के बारे में, अपने कोई भी सेक्सुअलिटी रिलेटेड डिसीजंस ले पाए, तो यौनिकता और प्रजनन स्वास्थ्य को लेके उनका कोई भी डिसीजन हम उनको अलाउ नहीं करते, कानून के तहत हम उनको ये डिनाई कर देते हैं और ये सोचते हैं कि उनका जो गार्डियन है
उनके जो पेरेंट्स है या इंस्टीट्यूशन में है, तो इंस्टीट्यूशन का जो भी मतलब वो जो मतलब जो भी है इंस्टीट्यूशन में, वो लोग डिसाइड करेंगे। तो आप देख रहे हो, अगर हम यौनिकता और विकलांगता को उस तरह से नहीं समझेंगे, उस तरह से नहीं सोचेंगे, तो कितना हानिकारक कानून बन सकते हैं, कितने सारे वायलेशंस इनके अगेंस्ट हो सकता है। और ये मतलब हम लोग 19वीं सदी से अभी तक देखते जा रहे हैं, और ये बहुत धीरे धीरे बदल रहा है। मैं जरूर कहना चाहूंगी कि 2006 में जब सीआरपीडी कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी बना, वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था, क्योंकि विकलांग लोगों ने उसके लिए एडवोकेट किया, उन लोगों का बहुत सारा भागीदारी था उसको बनाने में। तो वहां पे हम पहले बार देखते हैं ये जो प्रजनन स्वास्थ्य और विकलांग यौनिकता, ये सब के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो कभी आप लोगों को अगर फेमिलियरिटी नहीं है, तो उसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल्स कहा जाता है, ये जो ट्रीटी है सीआरपीडी, और उसमें काफी हद तक ये सब चीजों को मतलब डिफाइन करने में, किस तरह से हक के नजरिया से देखना चाहिए, ये सब उसमें बताया गया है। मेरा समय का क्या सिचुएशन है? अभी टाइम है? I am not able to actually speak. Yeah, you can take. I'm just looking at the time. तो एक तरह से हाँ, आप टाइम ले सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं अभी फोन को मैं और 5 मिनट लेके रुकती हूँ, बहुत कुछ बताना है, पर थोड़ा बहुत एक झलक ही देना चाह रही थी। और ये चीज सोचना बहुत जरूरी है कि क्यों ये मायने रखता है। ये चीज इतना कुछ मैं बता रही हूँ, हाँ, नॉर्मल सी, अब नॉर्मल सी से मैंने शुरू किया, उसको फिर किस तरह एक शरीर के मतलब किस तरह से हम उसको लिंक करते हैं कि किस तरह के हमारे शरीर है, हम पुरुष और महिला होने से मतलब किस तरह से हम उसको सोच को मतलब वो नॉर्मल अब नॉर्मल किस तरह से अटैच हो जाता है कोई आइडेंटिटी के साथ, कोई शरीर के साथ, फिर उसको आगे अगर लेते हैं तो किस तरह से स्टिग्मा उससे निकल के आता है, उसके तहत किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है। फिर हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े कि किस तरह से ये अब नॉर्मल वाली आइडिया फिर जेंडर के साथ एक अटैच हो गया है, यौनिकता के साथ जुड़ जाता है, और फिर किस तरह के हानिकारक बहुत सारे प्रैक्टिसेस फिर हमको दिखने को मिल जाता है, डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से होने लग जाता है। और थोड़ा बहुत मैंने कोशिश की इसको विकलांगता के साथ जोड़ के बात करने के लिए। ऑफ कोर्स हमको पता है कि ये बहुत सारे मतलब जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ओवरऑल एक बहुत बड़ा इशू है, और इसमें जो वुमेन एंड गर्ल्स विद डिसेबिलिटी है उनके साथ जो होता है वो हम कहते हैं डबल डिस्क्रिमिनेशन या ट्रिपल डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि खाली जेंडर के लिए नहीं, उनको डिसेबल्ड होने के नाते भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। तो एक चीज सोचना बहुत जरूरी है कि क्यों ये हम लोगों को, हम सबको मैटर करना चाहिए, ये जेंडर वाली बात और ये यौनिकता वाली बात। क्योंकि जो मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ये एक तो निजी स्तर पे अगर हम सब अपने आप को एक मतलब ह्यूमन बीइंग समझते हैं, एक इंडिविजुअल समझते हैं, हम ह्यूमन राइट्स पे विश्वास रखते हैं, तो जो लोग विकलांग है उनका उतना ही हक है जितना हम कोई अगर जिनको विकलांग नहीं समझते उनका हक है। तो हमारे समाज में अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं तो हमको सबको साथ में लेके चलना चाहिए। और वहां पे ये काफी नहीं है कि हम खाली एम्प्लॉयमेंट सोचे, पढ़ाई के बारे में, एजुकेशन के बारे में सोचे, एक्सेसिबिलिटी के बारे में सोचे। जब हम विकलांग लोगों के बारे में सोचते हैं, बहुत लोगों का ये सोच है कि यौनिकता ये सब थोड़ा मतलब वो लग्जरी टाइप इशू है, ये क्या जरूरत है, ये बाहर से कॉन्सेप्ट आया है, हमारे देश में ये सब चीजें की बातचीत करने की कोई जरूरत ही नहीं है। हाँ, हमारा तो और भी मोर इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी है, हमें पहले एक्सेसिबिलिटी पे काम करना है, हमें पहले एम्प्लॉयमेंट में काम करना है, हमें पहले एजुकेशन में काम करना है, और एक डिसेबिलिटी मूवमेंट का भी जर्नी उस तरह का कुछ रहा है। पर आप अगर सोचते हो, आप देखोगे कि ये जो जेंडर वाली मैंने बात कही या यौनिकता वाली, ये सब चीज के साथ जुड़े हुए हैं। आप सोचो, कोई 15-16 साल की कोई विकलांग लड़की, वो हो सकता है स्कूल जा रहे, जैसे वो 14-15 साल की होती है, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाती है, आप देखोगे वैसे ही लड़कियों के साथ होता है, पर मैं यहाँ पे वो उदाहरण ले रही हूँ कि ये लड़की का एक विकलांगता भी है।
वो इमीडिएटली उसके पेरेंट्स डर जाते हैं। बहुत ऐसे इंसिडेंट है जहाँ पे वो जो स्टेरिलाइजेशन में बात कही कि चलो हिंसा तो होने ही वाली है, हम उसको बचा नहीं सकते, शायद उनका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो भी हमें बता नहीं पाएंगे, तो बेस्ट है कि इसका हम स्टेरिलाइज कर दे, कम से कम उनका तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। एक वो आउटकम हो सकता है। एक हो सकता है कि उतना लेवल तक नहीं जाए, पर चलो स्कूल से ही निकाल दो, अभी क्या जरूरत है, उसको हमको बचा के रखना है। हाँ, तो उसका एजुकेशन से फिर ड्रॉप आउट हो जाता है। बहुत सारे महिलाएं हैं जो काम पे अगर बाहर जाना चाहते हैं, किस तरह के उनको बहुत सारे चीज फेस करना पड़ता है। जो विशाखा जजमेंट था, वर्क प्लेस पे सेक्सुअल हरासमेंट की बात है, उतना ही बड़ी बात है ये हमारे मतलब डिसेबिलिटी राइट्स वाली काम पे, जितना कि वुमेन्स मूवमेंट ने इतने साल तक बात किया है। तो आप देख रहे हो ये जेंडर और यौनत्व वाली बात कुछ हटके अलग बात नहीं है। इसको हम लोगों को हर चीज में इसका इम्पैक्ट, अगर हम चाहते हैं इसका इम्पैक्ट हम हर चीज में देख सकते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि ये सब विषय को हम लोग हमारे काम पे जोड़े। हम लोग मैं अभी स्टॉप कर रही हूँ, हम लोग काम पे जोड़े और ये नहीं समझे कि ये कोई हटके अलग बात है। इसकी शुरुआत बहुत एक मतलब सिंपल वाली चीज जो हम सोचते भी नहीं, हम सब शायद वो शब्द अलग यूज कर चुके हैं, नॉर्मल, अब नॉर्मल, ये हमसे अलग है, क्या ये हेल्दी है। हाँ, और धीरे धीरे आप देख रहे हो वो कैसे धीरे धीरे एक सोशल नॉर्म बन जाती है। फिर वो नॉर्म के साथ किस तरह से हानिकारक चीजें होने लगता है। और इसीलिए मैं कम से कम मानती हूँ, और क्रिया ने 20 साल से ये काम जरूर कोशिश किया है यहाँ इंडिया में और अलग अलग देशों में, कि ये जो विकलांगता और यौनिकता वाली बात जो कम ही बातचीत होता है, क्योंकि एक अलग नजरिया से देखा जाता है। और मैंने हाईलाइट किया है 3 जो आइडियाज है, किस तरह के सोच है जिसको ये विकलांगता के साथ और यौनिकता के साथ एक समझ है। एक तो है कि बच्चे हैं, इनके साथ यौनिकता की क्या बात करने की जरूरत है। दूसरा है एसेक्सुअल है, इनके तो कोई मतलब डिजायर या प्लेजर ये सब क्या बात है, इनका तो अभी भी हमें देखभाल करना पड़े। और तीसरा है जो ये नेगेटिव वाले व्यू है, ये बहुत हाइपर सेक्सुअल है, इनको दवाई देके इसको काम रखो, ये ऐसे ही कुछ अनकंट्रोल्ड बिहेवियर है, इनके पास तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे वो एक एकदम हम अलग कर देते हैं। और उस वो भी एक स्टिग्मा के साथ एक आप देखोगे एक जुड़ाव है, क्योंकि यौनिकता इतना स्टिग्मेटाइज्ड एक आइडिया है ना हमारे समाज में। अभी भी हमारे घर में भी बात करना मुश्किल होता है। और मुझे पता है क्योंकि क्रिया ने इस वाले बात पे बहुत साल से हम लोग काम कर रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है इवन एक्टिविस्ट के बीच में ये सब इश्यूज को हाईलाइट करना। और अगर हम लोग अपने फैमिलीज के सोचते हैं, समाज के सोचते हैं, तो और भी ये एक स्टिग्मा के साथ जुड़े हुए हैं। अभी भी हमारे जितने सारे, क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और ये मुझे पता है, और हमने क्रिया में ये काम भी बहुत कोशिश किया है, ज्यादातर जो शब्द जुड़े हुए हैं ना यौनिकता के साथ, वो हम गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं अभी भी, राइट। हाँ, तो एक मतलब बहुत ही एक नेगेटिव काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव जुड़ा हुआ है। पर ये मतलब आधा घंटे में बहुत ही संक्षिप्त में मैं थोड़ा बहुत शेयर करना चाह रही थी, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट और थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स के साथ, कि क्यों इसका कितना इम्पैक्ट हमारे हम सभी का, हर कोई इंसान का कितने गहरा एक मतलब उसके साथ एक कनेक्शन है। ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई दूसरे के विषय नहीं है, ये सब हमारे सबके ये विषय होना चाहिए। ये दोनों, जेंडर वाली बात और यौनता वाली बात। तो मैं अभी स्टॉप करती हूँ। सॉरी, मैं क्योंकि पीपीटी चला रही थी तो बिल्कुल ही चैट में देख नहीं पा रही थी, तो मैं थोड़ा अभी देख लेती हूँ और देखती हूँ क्या पूछा गया है। नहीं तो मैं रोक लूंगी, क्योंकि मुझे पता है और भी लोग मेरे बाद आने वाला है, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूँ। और मैं ये पीपीटी जरूर कॉलीग्स सुबह और सवेरे सबके साथ शेयर करूंगी। अंग्रेजी में है, पर प्लीज फील फ्री टू शेयर विद एवरीवन। एंड कुछ भी अगर फॉलो अप क्वेश्चंस है, कुछ भी है, तो जरूर मुझे ईमेल से संपर्क कीजिएगा और मैं कोशिश करूंगी जवाब देने में। थैंक यू वेरी मच ये मौका देने के लिए। और सॉरी ये काफी वन वे रहा, आधा घंटा था तो खाली मैं ही बात करती गई, पर मैं थोड़ा बहुत समय को उस तरह से इस्तेमाल करना चाह रही थी कि कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट शेयर करूं और कुछ सारे इश्यूज को
विकलांगता के साथ जोड़ के आप लोगों के साथ कुछ एक प्रेजेंटेशन शेयर करूँ। तो थैंक यू सो मच। रूप सर, आपका चैट बॉक्स में बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स हैं। Probably won't find the questions, they're hidden in there, I think. इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स on your हिंदी और आपकी प्रेजेंटेशन और आपके आइडियाज। नहीं, आपकी हिंदी बहुत शुद्ध है, सब लोग इम्प्रेस्ड है। पता है ना, बंगालीज का एक कर्स है, हिंदी बोलना ही नहीं आता है। मैं 30 साल से दिल्ली रह चुकी हूँ, अभी भी वो जेंडर का इतना बात किया, पर हिंदी में मेरा जेंडर इतना गड़बड़ हो जाता है। मैं बंगाली का प्रॉब्लम है, पता है। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। थैंक यू सो मच। मुझे पता है आगे आप लोग बढ़ रहे हो जो, तो मैं पता नहीं अभी हाँ, थैंक्स अ लॉट। नहीं, I hate to let it end इतनी जल्दी, क्योंकि इतने अच्छे टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कस किया और बहुत सारे नए आइडियाज आपने प्रेजेंट किया। तो लोग, अगर आपके कोई सवाल है तो पूछो। इंटर्न वाले लोग अगर कुछ पूछना चाहते हैं। एक प्रश्न मैं देख रही हूँ और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि अभी जो बहुत सारे संस्थाएं, स्पेशली जो विकलांगता पे काम करते हैं, डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, बहुत कोशिश की है अलग अलग तरीके के टूल्स बनाना जो एक्सेसिबल वाले। एक जो बहुत बड़ा मुझे लगता है बैरियर रहा है कि ये सब जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, जो आइडियाज, जो कॉन्सेप्ट्स, इसको हम किस तरह से कम्युनिकेट कर पाए अलग अलग लोग जिनके अलग अलग डिसेबिलिटीज है। और हमें पता है कि ये जो एक्सेसिबल टूल्स या मटेरियल क्रिएट करना, ये बहुत एक मतलब जरूरी एक मतलब काम है। कुछ संस्थाएं ने इसका मतलब कुछ बहुत सारे काम हुआ है, पर इस पे और बहुत सारे काम करने की जरूरत है। तो ये किसी ने पूछा है, कमला जी ने, कि किस तरह से हमारे जो बच्चे हैं जिनके अगर स्पीच रिलेटेड कुछ इशू है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, उनको किस तरह से आसानी से हम समझ पाए। और ये बहुत चैलेंजिंग काम है। क्रिया में हमने इसका एक कोशिश किया कि मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जिनका है उनके लिए एक टूल किट बनाने में, और मैं बता सकती हूँ आपको वो काफी साल लगा, क्योंकि कुछ भी हम कर रहे थे विजुअल, उसको फिर हम हमेशा कम्युनिटी के पास लेके उसका चेक कर रहे थे कि क्या उनका कोई भी अगर विजुअल इमेज हम दे रहे हैं उसमें उनका किस तरह का समझ उससे निकल के आ रहा है। और बहुत ही एक चैलेंजिंग है और इस पे बहुत ही कम काम हुआ है। तो मैं कहूंगी कि क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग हैं जो इस विषय पे इंटरेस्ट रखते हैं, आप लोग इंटर्न्स है, आगे जाके शायद काम करेंगे, ये वाला एक जो काम है ना, ये अगर आप लोग आगे लेके जा सकते हैं, सिंपल वाली कोई मटेरियल हो, टूल हो, क्योंकि हमें पता है डिसेबिलिटी कोई एक चीज नहीं है, इतना डाइवर्सिटी है, बहुत अलग अलग टाइप के मटेरियल बनाने की जरूरत है जो एक्सेसिबल है। तो वो जरूर मैं एक बात कह सकती हूँ कि जो एक अभी भी एक गैप है जिसको हमें सबको मिलके वो उसको मतलब काम उस पे काम करने की जरूरत है। आप कुछ पूछना चाह रहे थे? थैंक यू सो मच रूपसा, आज के इतने अच्छे सेशन के लिए। वाकई में आपका काम बहुत सराहनीय है। जैसा कि आपने कहा कि ये आपके काम की सिर्फ एक झलक है, और इस झलक से ही अगर मैं कहूँ तो रोंगटे खड़े हो गए हैं हम सबके। बहुत सराहनीय, बहुत इम्पोर्टेंट काम, क्योंकि ज्यादातर अगर देखा जाए तो एक्सपर्टीज काम करते हैं बच्चों के डेवलपमेंट में, उनके इंटरवेंशन में,
कि बच्चे के क्या इंटरवेंशन टूल्स होने चाहिए, उनके साथ किस तरह का माहौल क्रिएट होना चाहिए। बट आपका काम सामान्य से थोड़ा सा हटकर है, जो कि अपने आप में बहुत सराहनीय है। डेफिनेटली आगे भविष्य में चाहेंगे हम कि हम और आपसे जुड़ें और ज्यादा आपसे ज्ञान अर्जित करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू निशा जी, मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और सभी को बाय। होप करती हूँ कि दोबारा मिलने को मौका मिलेगा और बातचीत करने की मौका मिलेगी। और मैं देख रही हूँ कुछ प्रश्न हैं और मुझे पता है आगे और सेशंस है, पर निशा जी अगर वो क्वेश्चंस आप मुझे ईमेल से भेज सकते हैं तो मैं जरूर कोशिश करूंगी कि उसका थोड़ा बहुत लिख के जवाब भेज दूं, जो आप बाकी पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल रूपसा, हम आपको जरूर क्वेश्चन को फॉरवर्ड करेंगे। थैंक यू सो मच। ठीक है, ऑल द बेस्ट।